बीकॉम पार्ट फर्स्ट में और विधि के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है व्यापारिक संयम, मर्केंटाइल लॉ। बेसिकली इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ में कुछ स्पेशल एक्ट भी है। बाय नेचर इट इज द जनरल कैटेगरी। सामान्य नियम इसके अंदर दिए हुए हैं और जब तक किसी पर्टिकुलर विधान से अगर कोई बाधित न हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी प्रावधान हैं वो विधिक तरीके से लागू होंगे। आज अपन विधिवत तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको 10 पारिभाषिक शब्दावलियाँ उल्लेख करूँगा जो पीरियडिकली जगह जगह रिपीट भी होगी और लेटर ऑन सारी चीज़ें आपके जो है कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगी। नीडलेस टू से अनुबंध अधिनियम की अपन शुरुआत करें 1872 की, तो मैं धारा 2 के तहत जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ दी हुई है उसका मैं 1 by 1 खुलासा करूँगा। There must be at least 2 parties. For the sake of example, अपन X और Y ले सकते हैं या X प्रोमाइजर के रूप में, वचनदाता के रूप में होगा और Y वचन ग्रहीता के रूप में, स्वीकारकर्ता के रूप में माना जाएगा। तो अपन कोई भी अनुबंध की विषय वस्तु को लेकर के आगे चलेंगे तो सेक्शन 2A के अंदर पहला पॉइंट आएगा प्रस्ताव, प्रपोजल, प्रस्ताव। प्रस्ताव से ही अनुबंध की जो है वो एक शुरुआत होती है। तो प्रस्ताव क्या है, किस बात को प्रस्ताव माना जाएगा, आप ध्यान देंगे शब्दों पे। जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के सम्मुख अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करें, सच ऑब्जेक्टिव, इच्छा खुद की होनी चाहिए, थोपी हुई इच्छा नहीं, इस उद्देश्य से प्रकट करें कि दूसरे पक्षकार की सहमति उस कार्य को, उससे भिन्न नहीं, उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए, तो कहेंगे कि पहले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के सम्मुख अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करें कि दूसरे पक्षकार की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए, तो कहेंगे कि पहले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। सेक्शन 2B है वचन, प्रोमिस, प्रतिज्ञा। वचन क्या है कि जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, टू होम द प्रपोजल इज मेड, यहाँ वाई हो गया, जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, यदि वे व्यक्ति उस प्रस्ताव पर, मैंने कहा ना उससे भिन्न नहीं, उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर दें, तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। तो स्वीकृत प्रस्ताव ही वचन कहलाता है। एन एक्सेप्टेड प्रपोजल इज नाउन एज ए प्रोमिस। जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा वो प्रस्ताव वचन का रूप ले लेगा। सेक्शन 2C के अंदर है वचनदाता एवं वचन ग्रहीता।
ध्यान देंगे, जो व्यक्ति प्रस्ताव रख रहा है, जो व्यक्ति प्रस्ताव रख रहा है वो वचनदाता है, और जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है वो वचन ग्रहीता है। द थिंग इज ओवर। सेक्शन 2D के अंदर है प्रतिफल, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ, प्रतिफल, बदले में फल। क्योंकि अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं दैट कंसर्न विद द मर्केंटाइल लॉ, ये कोई धार्मिक इशू नहीं है, नैतिक इशू नहीं है, ये व्यापारिक संयम है। एंड कंसिडरेशन इज द एसेंशियल एस्पेक्ट, इट इज एसेंशियल। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कंसिडरेशन? सेक्शन 2D के अंदर लिखा है, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने, खुद ने या किसी अन्य व्यक्ति से, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमाइजी, कोई कार्य किया हो अथवा नहीं किया हो भूतकाल, करता हो अथवा नहीं करता हो वर्तमान काल, करने या नहीं करने का वचन देता हो भविष्यत काल। तो करना, न करना, वचन देना, विरत रहना, उस वचन का जो वचनदाता ने दिया है उसका प्रतिफल कहलाएगा। वापिस बोल रहा हूं, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो अथवा नहीं किया हो, करता हो अथवा नहीं करता हो, करने या नहीं करने का वचन देता हो, तो करना, विरति या वचन, उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। सेक्शन 2D। सेक्शन 2E के अंदर है ठहराव, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ठहराव क्या है? प्रत्येक वचन, एवरी प्रोमिस, तथा वचनों का समूह, ए ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस, जो एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिफल हो, विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका वचन इसके लिए प्रतिफल और इसका वचन इसके लिए प्रतिफल, इसको अपन कहेंगे ठहराव। एक पक्षीय वचन नहीं हो सकता। जो वचन वचनदाता ने दिया है वो वचन ग्रहीता के लिए प्रतिफल, और जो वचन वचन ग्रहीता ने वचनदाता को दिया है वो उसके लिए प्रतिफल। तो प्रत्येक वचन या वचनों का समूह है तो एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिफल हो, उसको अपन कहते हैं ठहराव। नेक्स्ट, सेक्शन 2F, पारस्परिक वचन, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। पारस्परिक वचन, ऐसे वचन जो एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिफल या आंशिक प्रतिफल, जो एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिफल या आंशिक प्रतिफल होते हैं, पारस्परिक वचन कहलाते हैं। या आंशिक और पूर्ण का मतलब यह है कि कानून के अंदर अगर मान लीजिए पूर्ण भुगतान के बदले में आंशिक भुगतान को स्वीकार कर लिया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर देयर मस्ट बी ए फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। सेक्शन 2G के अंदर है व्यर्थ या शून्य ठहराव। देखो यहां दो बातें आ गई। ठहराव है, ठहराव बेसिकली वचनों का आदान प्रदान है। अब उस ठहराव की दो बातें होगी। कुछ ठहराव ऐसे होंगे जिनको लेकर के अपन न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। कुछ बातें ऐसी होगी जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगी, विच आर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो अपन क्या कहेंगे? ऐसे ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय न हो, प्रस्ताव भी है, स्वीकृति भी है, वचन भी हो गया,
लेकिन वो वचन राज नियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो व्यर्थ ठहराव। और 2H के अंदर क्या है कि ऐसे ठहराव जो राज नियम के द्वारा परिवर्तनीय हो। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो व्यर्थ ठहराव और अनुबंध, फर्क क्या हुआ? एक बात तो ऐसी है जो परिवर्तनीय नहीं है, विच इज नॉट एनफोर्सड बाय लॉ, इट इज वॉइड एग्रीमेंट। और वही ठहराव जो राज नियम के द्वारा परिवर्तनीय है वो अनुबंध है। सेक्शन 2I के अंदर है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल, वॉइड नहीं, वॉइडेबल, व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध ऐसे अनुबंध होंगे तो एक पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो, लेकिन दोषी पक्षकार की इच्छा पर नहीं। व्यर्थनीय अनुबंध होंगे। Such a contract are solemnly depend upon the desire of deceased party। वो चाहे तो उसको रखें और चाहे तो इसको डिस्कार्ड करें। और लास्ट है व्यर्थ अनुबंध। ऐसे अनुबंध जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होते हैं परंतु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अब उस अनुबंध की परिवर्तनीयता समाप्त हो गई, वो शून्य हो गया, व्यर्थ हो गया, वो व्यर्थ अनुबंध है। ये एक तरह से बना बनाया मकान ढह गया, इसको यूं समझ लें। नाउ इट हैवंट एनी एनफोर्सेबिलिटी, अब उसकी कोई परिवर्तनीयता नहीं है। दैट्स ऑल।